बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों मुझे बहुत से कमेंट्स आए कि सर आप जो है ना वाइवा प्रिपरेशन के ऊपर जो है वो एक वीडियो जो है कंप्लीट ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो अपलोड कर दें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके लिए जो है वो वाइवा प्रिपरेशन से रिलेटेड एक कंप्लीट ब्रीफली एक्सप्लेनेशन वाली जो है वीडियो अपलोड कर दूँ। तो एक बहुत दोस्तों बात याद रखिएगा, चाहे आपका CS 519 के प्रोजेक्ट का वाइवा हो या आपका CS 619 के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का वाइवा हो, दोनों के वाइवा के अंदर तमाम के तमाम ये जो बातें बताने जा रहा हूँ ये सारी की सारी सेम ही रहेंगी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, डिफरेंस कहाँ पे आता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, कि मतलब CS 519 का प्रोजेक्ट जो है स्मॉल होता है, CS 619 का प्रोजेक्ट जो है वो लार्ज होता है। CS 519 के प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 असाइनमेंट्स होती हैं, CS 619 के प्रोजेक्ट में 4 असाइनमेंट्स होती हैं। तो मतलब वो तो आपकी असाइनमेंट्स वेरी कर रही हैं दोनों की मतलब टाइमिंग के लिहाज से। लेकिन जब आपका दोनों सब्जेक्ट चाहे 519 CS 519 का वाइवा हो रहा है या CS 619 का वाइवा हो रहा है, दोनों के वाइवे के अंदर जो आपकी तरतीब होगी, जो आपसे क्वेश्चनिंग होगी, जो आपके मतलब कंसेप्ट्स होंगे वो सारे सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो वॉच करने के बाद आपका CS 519 का चाहे वाइवा है या आपका CS 619 का वाइवा है, इंशाल्लाह दोनों वाइवा आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देख के जो बातें बताऊंगा अगर उन पे अमल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने CS 519 का चाहे आपका प्रोजेक्ट है उसका भी फाइनल डिलीवरेबल आपने सबमिट करवा दिया होगा, या आपका अगर CS 619 का प्रोजेक्ट है उसका भी फाइनल डिलीवरेबल आपने सबमिट करवा दिया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो आपका CS 519 का सब्जेक्ट का होता है ना वाइवा, ये सिर्फ एक ही दफ़ा होता है। कब? लास्ट पे, जब आप अपना फाइनल डिलीवरेबल सबमिट करवा देते हो उसके बाद। लेकिन जो आपका CS 619 का सब्जेक्ट है इसके अंदर 2 वाइवाज होते हैं, एक आपका स्मॉल वाइवा होता है और एक आपका लार्ज फाइनल वाइवा होता है। स्मॉल वाइवा कब होता है? जब आप अपना असाइनमेंट नंबर 3 यानी टेस्ट फेज़ जब सबमिट करवाते हो तो उसके बाद आपका जो फर्स्ट वाइवा है, मतलब जिसको हम स्मॉल वाइवा कह रहे हैं, वो होता है जिसके अंदर आपका सिर्फ़ और सिर्फ सुपरवाइज़र होता है। आपके सुपरवाइज़र के अलावा कोई भी दूसरा बंदा आपका वाइवा नहीं लेता। ये आपके CS 619 के स्मॉल वाइवा की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जो आपका CS 619 के सब्जेक्ट का फाइनल वाइवा होता है, जो कब होता है भला? जब आप अपना फाइनल डिलीवरेबल सबमिट करवा देते हो तो फाइनल आफ्टर सबमिटिंग द फाइनल डिलीवरेबल देन उसके बाद आपका CS 619 के प्रोजेक्ट का फाइनल वाइवा होता है। आपके CS 619 के फाइनल वाइवे के अंदर 2 पर्सन होते हैं, एक आपका सुपरवाइज़र होता है और दूसरा स्पेशलिस्ट होता है उस लैंग्वेज का जिस लैंग्वेज को आपने इम्प्लीमेंट करके अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट किया होता है। लेकिन CS 519 का जो सब्जेक्ट है इसके अंदर सिर्फ एक ही वाइवा होता है आपके फाइनल डिलीवरेबल के बाद, और उसमें सिर्फ आपका सुपरवाइज़र ही होता है। और यहाँ पे दोस्तों एक और बात क्लियर कर दूँ, जो आपका CS 519 का वाइवा होता है ये आप अपने कैंपस जाके देते हो, जबकि आपका जो CS 619 का चाहे वो आपका फर्स्ट वाइवा यानी स्मॉल वाइवा हो टेस्ट फेज़ का या आपका फाइनल वाइवा हो, दोनों वाइवा आप अपने घर के अंदर होम बेस भी दे सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आप वाइवा की तरफ कि जब आपका वाइवा स्टार्ट होता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सुपरवाइज़र या आपके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो पूछते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यूज़ ऑफ डेटाबेस, कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर अब ये जितनी भी बातें करने जा रहा हूँ ना, ये सारी की सारी बातें आपके CS 519 और CS 619 दोनों के लिए कॉमन है। अब मैं अलग अलग नहीं बोलूँगा कि CS 519 या CS 619, अब जितनी बातें करूँगा सारी बातें आपके दोनों सब्जेक्ट के वाइवास के लिए कॉमन है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उस प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे आपने वेब एप्लीकेशन बनाई है, चाहे आपने एंड्रॉयड ऐप बनाई है, चाहे आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई है, जो भी आपने एप्लीकेशन क्रिएट की है उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपने डेटाबेस यूज़ की है उस डेटाबेस को अच्छे से आपको यूज़ करना आना चाहिए। यूज़ करने से मुराद कि आपको अपनी डेटाबेस की फ़ाइल इंपोर्ट करनी आनी चाहिए, आपको अपनी डेटाबेस के अंदर फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी आनी चाहिए, आपको अपनी डेटाबेस को कैसे जो है गूगल क्रोम पे ओपन करते हैं वो पता होना चाहिए,
आप अपनी डेटाबेस के अंदर कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं ये आपको पता हो, आप डेटाबेस के अंदर कैसे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं ये आपको पता हो, आप डेटाबेस के अंदर टेबल कोई भी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे देख सकते हैं ये आपको पता हो, आप अपनी डेटाबेस के अंदर किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं ये आपको पता हो। तो यानी ये जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं ये सारी की सारी यूज़ ऑफ डेटाबेस के अंदर आती हैं। तो अगर दोस्तों आपको डेटाबेस यूज़ करना नहीं आती तो ये बात याद रखिएगा कि आपके फाइनल वाइवा के अंदर जो भी आपका वाइवा हो रहा है उस वाइवे के अंदर आपको बहुत जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, मे भी आपको फेल भी कर दिया जाए और आपको यहाँ ये कह दिया जाए कि आप अपना वाइवा दोबारा जो है वो जो है ना शेड्यूल करवा के आएँ, क्योंकि आपको अभी डेटाबेस पे काम करना नहीं आता। तो इसलिए पहले ही बता रहा हूँ ये जितनी बातें आपको डेटाबेस से रिलेटेड मैंने की हैं ये सभी आपको पता होनी चाहिए कि आप डेटाबेस कैसे बना सकते हैं, डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, टेबल्स का स्ट्रक्चर कैसे देखा जाता है, टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड है उसको कैसे व्यू किया जाता है, अपनी डेटाबेस की फ़ाइल को जो है वो कैसे मतलब इंपोर्ट करना है, कैसे उसको एक्सपोर्ट करना है, डेटाबेस को कैसे जो है वो रन करना है गूगल क्रोम के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 था। चलें अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट। यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट का दोस्तों मतलब ये है कि आपने जो भी एप्लीकेशन क्रिएट की है, जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उस प्रोजेक्ट को अच्छे से यूज़ करना आपको आता हो, मतलब उसको रन करना आता हो। लाइक आपने एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट की है, अब आपको यही नहीं पता कि वेब एप्लीकेशन कैसे जो है वो रन करनी है। ठीक है, आपको यही नहीं पता, आपको रन तो करना आती है लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपने जो एप्लीकेशन क्रिएट की है उसके अंदर कौन सा पेज कैसे रन करना है, किस बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। मतलब ये कि सिंपली इन अदर वर्ड कि आपने प्रोजेक्ट जो है किसी से क्रिएट करवाया हुआ है और आपको ये पता ही नहीं है कि चूँकि प्रोजेक्ट उसने क्रिएट किया, अब जिसने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ये तो उसको पता ना कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से बटन्स हैं, कौन कौन से पेजेस हैं, प्रोजेक्ट को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये जब तक जिससे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जब तक आप उससे सीखेंगे नहीं, जब तक आप उससे ये नहीं कहेंगे कि जनाब मुझे बताएं, यूज़ करके दिखाएं कि आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है इसको कैसे यूज़ करना है, तब तक आपको प्रोजेक्ट को यूज़ करना नहीं आएगा। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि फेसबुक के अंदर ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है, ग्रुप के अंदर जो है वो एडमिन कैसे बनाए जाते हैं, मेम्बर्स क्या होते हैं, ग्रुप को कैसे यूज़ किया जाता है, ग्रुप के अंदर कैसे पोस्ट शेयर की जाती है। यानी ये आपको कब पता चलेगा, जब आप फेसबुक को यूज़ करना सीखेंगे। तो जब आप आहिस्ता दिन ब दिन फेसबुक को यूज़ करेंगे तो आपको फिर आइडिया होगा कि अच्छा फेसबुक को ऐसे यूज़ करते हैं, फेसबुक के ऊपर ऐसे पिक्चर्स शेयर करते हैं, फेसबुक के ऊपर ऐसे जो है वीडियो अपलोड करते हैं, फेसबुक की पोस्ट को ऐसे जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर फेसबुक का ग्रुप जो है वो ऐसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक के ग्रुप के अंदर मेंबर्स को ऐसे जो है ज्वाइन करवाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है यूज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उस प्रोजेक्ट को आपको यूज़ करना आना चाहिए, आपको अच्छे से पता हो कि आपका प्रोजेक्ट कैसे यूज़ करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 की तरफ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट फाइल्स। यानी प्रोजेक्ट फाइल का मतलब ये है कि आपने जो कोडिंग की है, मतलब जारी बात है आपने अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो फाइल्स तैयार की हैं, जो आपने फ्रंट एंड की फाइल्स बनाई हैं कोडिंग की, जो आपने बैक एंड की फाइल बनाई है लाइक HTML CSS बूटस्ट्रैप, एंड बैक एंड के ऊपर आपने जो लैंग्वेज यूज़ की है लाइक जावा यूज़ की है, PHP यूज़ की है, पाइथन यूज़ की है, मतलब जितनी भी आपने कोडिंग की फ़ाइल्स क्रिएट की हैं उन तमाम की तमाम फाइल्स का आपको कंसेप्ट्स पता हो, बेसिक स्ट्रक्चर पता हो। बेसिक स्ट्रक्चर मीन कि यानी लाइक आपने एक फ़ाइल बनाई सेंड डाटा, अब ये जो सेंड डाटा नाम की फ़ाइल है ये क्या कर रही है, कौन सा डाटा सेंड कर रही है, ये आपको पता हो। तो यानी दोस्तों आपको बेसिकली बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट फाइल्स का मतलब ये है कि आपने जितनी भी फ्रंट एंड और बैक एंड की फ़ाइल कोडिंग की बनाई हैं तमाम की तमाम फाइल्स के बारे में आपको पता हो कि ये फ़ाइल ये काम कर रही है, ये फ़ाइल ये काम कर रही है। ये बेसिकली मेरे कहने का मतलब है। पॉइंट नंबर 4, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस, कि यानी जो लैंग्वेजेस आपने इम्प्लीमेंट की हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लाइक आपने HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट और PHP और SQL 6 लैंग्वेज यूज़ की हैं। अब उन तमाम 6 लैंग्वेजेस की बेसिक कम से कम आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज कम से कम, मैं नहीं कहता कि आपको मीडियम लेवल की या एडवांस लेवल की नॉलेज हो, कम से कम बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए ना। कि लाइक जैसे लाइक PHP है तो PHP में कैसे वेरिएबल बनाए जाते हैं, PHP के अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे की जाती है,
PHP के अंदर जो है वो डाटा फैच कैसे किया जाता है, पोस्ट मेथड के साथ या गेट मेथड के साथ, ठीक है। PHP के अंदर कोई भी पिक्चर जो है वो कैसे अपलोड की जाती है, ठीक है। तो यानी ये कहने का मतलब ये कि आपने जो लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट की हैं जितनी भी, उन तमाम की तमाम लैंग्वेजेस का बेसिक कंसेप्ट आपको ज़रूर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5 और लास्ट पॉइंट, जब दोस्तों आपने जो लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट की होती हैं, अगर वो लैंग्वेजेस का बेसिक नॉलेज भी आपके पास ना हो, तो फिर आपका जो सुपरवाइज़र या जो स्पेशलिस्ट होता है वो आपके लिए एक लास्ट फेवर ये करते हैं कि वो आपको ये पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अब यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट जब वो आपसे पूछते हैं ना, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि वो आपको एक लास्ट चांस दे रहे हैं पास करने का। अगर आप अपने उस लास्ट चांस के अंदर भी पास ना हो तो फिर आपकी किस्मत बहुत ही ख़राब है। फिर आपको अब सुपरवाइज़र कहेगा कि जब आप अपनी जो फाइनल वाइवा है इसको दोबारा से जो है वो रीशेड्यूल करवाएं, ताकि आप अपने तमाम के तमाम कंसेप्ट जो है दोबारा से क्लियर करके आएँ। तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपको अपने जो मतलब ये तो 2 पॉइंट तो मस्ट है ना, मतलब आपको डेटाबेस यूज़ करनी आनी चाहिए और प्रायोरिटी यूज़ करना आनी चाहिए। अगर ये भी यूज़ नहीं करना था तो फिर तो दोस्तों वो आपको लास्ट चांस भी नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये 2 चीज़ें आती हैं, मतलब डेटाबेस यूज़ करना आती है और प्रायोरिटी यूज़ करना आता है, लेकिन अगर आपको फाइल्स का जो कोडिंग वाली फाइल्स हैं उनका बेसिक कंसेप्ट नहीं है, या जो लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट की हैं उनका बेसिक कंसेप्ट नहीं है, तो फिर आपको एक लास्ट चांस ये दिया जाएगा कि आपको फेवरेट सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा। अब फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब दोस्तों, आपने जो लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट की हैं उन सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है, या आपने जो अपनी डिग्री की है, लाइक आपने कंप्यूटर साइंस IT या जो भी डिग्री की है, उस डिग्री के अंदर जो आपका कोडिंग का जो फेवरेट सब्जेक्ट था उसकी बात की जा रही है। ये ना हो आपसे पूछेंगे हाँ जी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, आपको मुतालिया पाकिस्तान। आपसे पूछेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, आपको मैथमेटिक्स। जनाब आपसे प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो फेवरेट सब्जेक्ट पूछ रहे हैं कि लाइक आपका फेवरेट सब्जेक्ट मीन कोडिंग के लिहाज से, IT की दुनिया के लिहाज से आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आपसे पूछें मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या, और आपको मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इस्लामियात है। वहाँ पे आपका वाइवा थोड़ा इस्लामियात का हो रहा है, वहाँ पे आपका जो वाइवा हो रहा है वो आपकी कोडिंग से रिलेटेड हो रहा है। तो इसलिए फेवरेट सब्जेक्ट जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने IT की दुनिया में रहते हुए, मतलब अपनी कोडिंग की दुनिया में रहते हुए, प्रोग्रामिंग की दुनिया में रहते हुए आपने जो है वो उन्हें अपना फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी बता देना है। अब वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, लाइक HTML, लाइक आपको मेरा फेवरेट सब्जेक्ट PHP है, लाइक आपको मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस है, लाइक आप उन्हें कहो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट C++ है, लाइक आप उन्हें कहो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो OOP है। मतलब कोई भी आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो बता सकते हैं। लेकिन मोस्टली 95% जो स्टूडेंट है ना, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो 95% स्टूडेंट है वो बुला के कहते हैं, जब उनसे पूछा जाए ना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो 95% स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट डेटाबेस है। ठीक है, ये पक्की बात है और आप भी यही कहोगे, क्योंकि मुझे पता है हर बच्चा जो है ना, क्योंकि हर बच्चा वहाँ पे जाके यही कहता है कि अगर उनसे पूछा जाए ना कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये 95% स्टूडेंट ये कहते हैं कि जनाब हमारा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस है। चाहे वो अलग बात है, चाहे उसके बाद डेटाबेस आपको आती है या नहीं आती, आप वहाँ पे ये कह दोगे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस है। और अगर आपने ये कह दिया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट डेटाबेस है, तो ये याद रखिएगा कि जब आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताते हैं ना, तो फिर आपसे जितनी भी क्वेश्चनिंग होगी वो सारी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट में से होगी। तो इसलिए अगर आप वहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो डेटाबेस है, तो फिर ये याद रखिएगा कि आप फिर अपनी डेटाबेस के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर करके जाएँ। अब डेटाबेस आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ी थी? आपने डेटाबेस पढ़ी थी CS 403 के अंदर। आपका एक सब्जेक्ट मिलता है, आप अपने BS के डिग्री प्रोग्राम के अंदर, चाहे आप IT कर रहे हो, चाहे आप CS कर रहे हो, आप SC कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें ना एक आप सब्जेक्ट पढ़ोगे CS, या पढ़ चुके हो CS 403, जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बात याद रखिएगा, जब आप वहाँ पे कहोगे ना माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ डेटाबेस, तो उसका मतलब ये कि आप कह रहे हो CS 403, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सो आपने क्या करना है, अपने फाइनल वाइवा से पहले अपना ये जो सब्जेक्ट है CS 403, अगर आपने इसको पढ़ लिया तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो आप अपने इंटरनेट से जाएं और जाके सर्च करें CS 403 हैंडआउट्स। उन हैंडआउट्स के अंदर जितने मेन टॉपिक्स हैं, उन तमाम के तमाम टॉपिक्स को अच्छे से जो है वो क्लियर करके आपने जाना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिक टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन, ज्वाइंस, ये अब आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि CS 403 के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो जिनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक है, ज्वाइंस विद टाइप्स, ज्वाइंस विद टाइप्स, विद टाइप्स। इसके बाद कीज़ विद टाइप्स, कीज़ विद टाइप्स। उसके बाद आपके आ जाती है इसमें, अल्लाह आपका भला करे, एसक्यूएल क्यूरीज, एसक्यूएल क्यूरीज, ठीक है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे आ जाता है व्यूज़, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है अल्लाह आपका भला करे जी इंडेक्सेस, इंडेक्सेस, ठीक है जी। और उसके बाद आपका आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन, हाँ यस। उसके बाद लास्ट पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है जी। चैलेंज, तो ये दोस्तों वो आपके सारे के सारे ये टॉपिक्स हैं, कम से कम ये टॉपिक आपको कम से कम ज़रूर आते हों। सबसे पहले चलिए आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। लाइक पहले जी नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जो डेटाबेस के किसी भी टेबल के अंदर जो रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी होती है ना, उसको रिमूव करती है या मिनिमाइज़ करती है। अब नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, BCNF, बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म। ये सारी की सारी क्या है जी, टाइप्स हैं किसकी, नॉर्मलाइजेशन की। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने किसी भी टेबल के अंदर ये चेक करना हो कि आपके इस टेबल के अंदर जो है वो डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी पाई जा रही है या कि नहीं पाई जा रही, तो दोस्तों उसको चेक करने के 3 तरीके होते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर, इंसर्शन अनॉमली, डिलीशन अनॉमली एंड अपडेशन अनॉमली। ये आपको इनके मतलब ये कंसेप्ट्स बता रहा हूँ, वैसे तो आपने खुद क्लियर करने हैं, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ मेन के मतलब इन टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद ज्वाइंस। दोस्तों ज्वाइन क्या होती है? ज्वाइन बेसिकली दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम ज्वाइन तब यूज़ करते हैं जब आपने अपनी डेटाबेस में 2 या 2 से ज़्यादा टेबल से डाटा फैच करना हो एक साथ। लाइक आपके पास 3 टेबल्स हैं और आपने सेम टाइम के ऊपर तीनों टेबल से इकट्ठे डाटा जो है फैच करना है, तो दोस्तों उसके लिए हम ज्वाइंस लगाते हैं। अब ज्वाइंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, नेचुरल ज्वाइन होता है, सेमी ज्वाइन होता है, इक्वी ज्वाइन होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है, फुल आउटर ज्वाइन होता है, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन होता है, राइट आउटर ज्वाइन होता है। ये सारी की सारी ज्वाइंस की टाइप्स हैं जो कि आप अपने CS 403 के सब्जेक्ट के अंदर कवर करते हैं। देन इसी तरह कीज़ क्या होती हैं दोस्तों? कीज़ बेसिकली ना आपके डेटाबेस के अंदर डिफरेंट तरह के आपकी रिस्ट्रिक्शंस के लिए होती हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। जैसे लाइक आप किसी भी घर की जैसे चाबी होती है ना, ऐसे आपके डेटाबेस के अंदर भी डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए डिफरेंट तरह की कीज़ होती हैं। लाइक जैसे प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, और आपकी अल्टरनेट की होती है, सुपर की होती है, कंपोजिट की होती है, ठीक है, कैंडिडेट की होती है। तो ये आपकी 6 कीज़ होती हैं टोटल, ठीक है जी। तो ये 6 कीज़, ऐसे सेकेंडरी कीज़ भी होती है। तो इन 6 की 6 कीज़ के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक टॉपिक में छोड़ गया, कॉन्स्ट्रेंट्स भी आपने करना है। कॉन्स्ट्रेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। अब कॉन्स्ट्रेंट्स दोस्तों क्या होती हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आप अपने डेटाबेस के अंदर लगाते हैं, ठीक है। अब कॉन्स्ट्रेंट्स डिफरेंट तरह के आपके होते हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रेंट होता है, फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, डिफ़ॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, इसके अलावा चेक कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, ऑटो इंक्रीमेंट कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, और इसके अलावा आपका नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट्स होता है। तो ये सारे के सारे आपके कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि मैंने अपनी CS 403 की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको ये तमाम के तमाम टॉपिक्स बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आप हमारी CS 403 की प्लेलिस्ट जो है वॉच करें अगर KST लर्निंग की, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके फाइनल वाइवे के अंदर आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप हमारी CS 403 की पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देख लेते हैं। अगर पूरी नहीं देखनी तो कम से कम ये जो टॉपिक लिखे हैं इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिएगा। इस तरह SQL क्यूरीज़, दोस्तों SQL क्यूरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। SQL क्यूरीज़ के अंदर आप मेन जो क्यूरीज़ हैं वो कौन सी हैं? इंसर्ट क्यूरी है, डिलीट क्यूरी है, अपडेट क्यूरी है, सेलेक्ट क्यूरी है। ये डिफरेंट तरह की आपकी क्यूरीज़ होती हैं।
ऐसे ही क्रिएट क्यूरी होती है, ट्रंकेट क्यूरी होती है, ड्रॉप क्यूरी होती है, ये बहुत सी क्यूरीज होती हैं। तो आपने मेन जो क्यूरीज बोली हैं ये तमाम की तमाम एसक्यूएल क्यूरीज जो हैं वो जो है ना वो रेडी करके जाइएगा। इस तरह व्यूज़ दोस्तों बेसिकली डेटाबेस के अंदर ना हम यूज़ करते हैं वर्चुअल टेबल बनाने के लिए। किसके लिए? वर्चुअल टेबल बनाने के लिए। ये वर्चुअल टेबल क्या होते हैं? मतलब ऐसे टेबल जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका जस्ट एक कंसेप्ट होता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। वर्चुअल कहते हैं, वर्चुअल आप किस चीज़ को कहते हो? मतलब जिसका एक तसव्वुर किया जा सकता है लेकिन वो फिज़िकल चीज़, मतलब एक ऐसी चीज़ जो फिज़िकली एग्जिस्ट ना करती हो, जिसका सिर्फ एक तसव्वुर किया जा रहा हो। जैसे आपकी अपनी यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिसका एक तसव्वुर किया जा रहा है कि मतलब जिसका पूरे का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। अब आपकी यूनिवर्सिटी को वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है, इसमें कोई भी फिज़िकल जो है क्लासेस नहीं होती। तो इसलिए ऐसे ही जो है यहाँ पे व्यूज़ भी क्या होते हैं? बेसिकली वर्चुअल टेबल होते हैं जो फिज़िकली डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करते, जिनका एक जो है वो एक अब्स्ट्रक्शन होती है, एक ख्याली पुलाव होता है कि हाँ मतलब एक जिसका एक तसव्वुर किया जाता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो फिज़िकली जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होती। ये होते हैं आपके व्यूज़। बाकी आप व्यूज़ को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंडेक्सेस दोस्तों बेसिकली हम ना यूज़ करते हैं अपनी वैल्यूज़ को क्विकली फ़िल्टर करने के लिए। जैसे आपको पता है, आप अपनी कोई भी बुक पढ़ते हो तो आपको याद होगा बुक के फर्स्ट पेज के ऊपर एक इंडेक्स पेज होता है। वो इंडेक्स पेज क्यों बनाया जाता है? ताकि आपने अगर मान लो बुक में कोई भी टॉपिक ढूंढना हो ना, तो आपके फर्स्ट इंडेक्स पेज के ऊपर ना टॉपिक का नाम और आगे उसका पेज नंबर लिखा होता है, जो आपको ये हेल्प करता है कि आपने कोई भी टॉपिक अगर ढूंढना हो तो आप 1 बाय 1 पेज नहीं देखोगे, बल्कि आप क्या करोगे, आप सिंपली जाओगे फर्स्ट पेज पे यानी इंडेक्स पेज पे, वहाँ जाके देखो ये टॉपिक है, उसका पेज नंबर देखोगे और डायरेक्ट उस पेज नंबर पे चले जाओगे। ऐसे ही दोस्तों डेटाबेस के अंदर जब आपने अपना एक बहुत लार्ज टेबल हो, मतलब एक ऐसा टेबल जिसमें मिलियन के लिहाज से रिकॉर्ड्स हों और उन रिकॉर्ड के अंदर डाटा बहुत ही क्विकली आपने फैच करना हो, तो उसके लिए दोस्तों हम इंडेक्सेस लगाते हैं। और ये बात याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ आपकी डेटाबेस के टेबल के अंदर वो कौन सा ऐसा कॉलम होता है जिसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इंडेक्स लगा होता है, तो दोस्तों वो होता है आपका प्राइमरी की वाला कॉलम। मतलब ऐसा कॉलम जिसके ऊपर प्राइमरी की लगी होती है। प्राइमरी की वाला जो कॉलम होता है, जो आपका एट्रीब्यूट होता है, उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इंडेक्स लगा होता है। देन उसके बाद दोस्तों आपकी रहती है ERD, मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो कि आपका लॉजिकल व्यू तैयार करती है किसी भी आपकी डेटाबेस का। और ERD कैसे बनाते हैं? ERD के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपके एंटिटीज़ होती हैं, आपके रिलेशनशिप्स होते हैं और उनके दरमियान कार्डिनलिटीज़ होती हैं। तो ये सारी की सारी कंसेप्ट्स आपको ERD के अंदर पता होनी चाहिए कि आपके जितने भी मैंने ये नाम बोले हैं ERD के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और आपके एंटिटीज़ क्या होती हैं, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, कार्डिनलिटीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कौन कौन सी होती हैं और इसके अंदर कौन कौन सी शेप किस मकसद के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ओवल शेप किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, रेक्टेंगल शेप किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, और इसी तरह आपका अल्लाह भला करे वो आपकी जो डायमंड शेप है वो किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। एरोज़ कौन कौन से होते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको ERD के अंदर पता होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जितने भी टॉपिक्स बताएं सारे आपके फेवरेट सब्जेक्ट CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड बताएं हैं। और बाकी आपको स्टार्टिंग के ऊपर सारे मेन पॉइंट भी बता दिए हैं कि वाइवा प्रिपरेशन करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको कंसेप्ट होना ज़रूरी है, तो फिर आप अपना वाइवा जो है वो 100% देख सकते हैं। और इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूँ, अगर आप ये जो मैंने बातें जितनी भी कही हैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर, अगर आप इन बातों को कवर कर लोगे तो इंशाल्लाह आप 4 GPA जो है वो अपने फाइनल वाइवा के अंदर हासिल कर सकते हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।